हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर की मैथ थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। मैंने इसके पार्ट फर्स्ट डाल रखा है, उसमें लगभग 9 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज जैकोबीज मेथड टू फाइंड ऑल आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल 1 √2 2 √2 3 √2 और 2 2 1। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें जैकोबी मेथड से इसके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं और मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैकोबी मेथड किस टाइप से यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें कि ये जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी होती है उसमें हम नॉन डायगोनल एलिमेंट देखते हैं सबसे बड़ा। तो द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट का मतलब है आपका कि वो डायगोनल में नहीं होना चाहिए। जैसे 1 3, अब कहने को इस मैट्रिक्स में सबसे बड़ा क्या है 3 है, लेकिन बट हम इसमें 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमें कैसा चाहिए नॉन डायगोनल। इस पार्ट को छोड़कर इसके अलावा जो आपको सबसे बड़ा दिखेगा आप उसको ही क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज 2 है और 2 हमारा किस पोजीशन पे है, A31 पर और A13 पर, क्योंकि मैट्रिक्स इसी टाइप से तो लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा A11 A12 A13, ठीक है, और A21 A22 और A23, और यहाँ पर क्या होता है A31 A32 और A33। तो किस पोजीशन पर है ये हमारा, A31 पर भी 2 हमें मिल रहा है और A13 पर भी हमें 2 मिल रहा है। साथ ही साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो A11 की वैल्यू है और A33 की वैल्यू है वो दोनों ही क्या है 1 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 10 to अल्फ़ा एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ से 10 to अल्फ़ा इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है 10 to अल्फ़ा इक्वल क्या होता है, मैं साइड में इसको आप साइड में लिख रही हूँ इसे। 10 to अल्फ़ा आपका हो जाता है 2aij अपॉन aii माइनस aj, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे लार्जेस्ट क्या था, A13 पर था, तो 2a13। अब हमें क्या चाहिए aii, यानी कि A11 हो गया, ये हमारा i होता है, ये j होता है, 1 हो गया माइनस, और फिर ajj, इसका क्या मतलब है A33। अब 2 और A13 की भी वैल्यू आपके पास कितनी है 2 है, तो 2 2 = 4। अब A11 और A33 दोनों की वैल्यू ही क्या है 1 1 है, तो 1 - 1 करेंगे तो 0, और जब हम 4 में 0 का डिवाइड देंगे तो हमारे कितना आएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ से जब हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है 10 to अल्फ़ा इक्वल इन्फिनिटी को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 10π/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 10π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास इन्फिनिटी। अब यहाँ से 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो हमारी π/2 हो जाएगी, एंड जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी π/4, ठीक है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई π/4। अब हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स T1 मान लेते हैं। वो किस टाइप से होती है आपकी, जैसे हमारा अगर जैसे हमारी कोई 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है तो उसमें हम कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पर मतलब इस वाले टर्म पे A22 की जगह A21 की जगह साइन अल्फ़ा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा, इस टाइप के फॉर्म में ये लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेंगे हमें किसकी वैल्यू थी, A31 और A13 की थी ना, तो इसके जगह छोड़कर हम इस टाइप से लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख लेंगे A11 की जगह कॉस अल्फ़ा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। A13 की जगह साइन अल्फ़ा पुट करेंगे, ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये 0,
यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है 1 पुट करेंगे और इसके अलावा जितने भी बचेंगे क्या पुट करेंगे 0। इसकी जगह साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा। ठीक है, ये स्टेप से हम पुट कर देते हैं। डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएगा यहाँ पर और ये 0 0 0 बचे हुए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करते हैं देखिए, तो अब हम यहाँ पर ये देखिए जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है π/4, तो वो π/4 पुट कर देंगे। तो cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस साइन अल्फा माइनस साइन π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 1/√2। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है T1 वो क्या बन जाएगी, T1 हो जाएगी 1/√2। सभी जो हमने अल्फा की वैल्यू π/4 पुट करने पर ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। ठीक है, अब हम T1 का इन्वर्स किसके बराबर होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, जो T1 का इन्वर्स है वो हमारा T1 ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये डैश जो है वो ट्रांसपोर्ट का साइन है, यानी कि इस मैट्रिक्स में रो को कॉलम से एक्सचेंज कर देंगे। तो ये हमारी रो है, इसको कॉलम बना देंगे इस तरीके से। इसको हम यहाँ से देखिए, ये हमारी सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, T1 का इन्वर्स हो गया। और जो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें जो इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, उसके ट्रांसपोर्ट के इक्वल। ठीक है, और ये हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। अब हमें क्या निकालते हैं B1। B1 की वैल्यू क्या होती है T1 इन्वर्स A T1। तो जो T1 इन्वर्स की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, T1 ट्रांसपोर्ट, ये है T1 इन्वर्स की वैल्यू, इसे पुट कर देंगे। अब A की वैल्यू जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है A, उसको पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर जो हमारी T1 की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, T1 हमारा क्या है, ये T1 है, इसको पुट कर देंगे। तो जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी B1 मल्टीप्लाई करने पर 3 2 0 2 3 0 0 0 -1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स में क्या देख सकते हो कि ये हमारी एक नॉट डायगोनल है। ठीक है, नॉन डायगोनल। यहाँ पर इसके जो डायगोनल टर्म्स हैं, डायगोनल टर्म्स के अलावा भी टर्म्स दे रखे हैं। अगर ये हमारी यहाँ पर डायगोनल निकल कर आ जाती तब तो हम यहीं तक इसे छोड़ देते, बट ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं निकली है, क्योंकि डायगोनल के अलावा भी यहाँ पर देखिए ये 2 हो रहा है, ये 2 हो रहा है। अगर ये भी टर्म 0 हो जाते, जैसे 3 0 0 0 3 0 और 0 0 -1 होता, तो ये हमारी क्या हो जाती, डायगोनल मैट्रिक्स। बट ये अभी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनी है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं खत्म करेंगे। अब जो स्टेप हमने ए मैट्रिक्स थी उसके लिए लिया था, अब वही हम सेम स्टेप किसके लिए लेंगे, B1। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फिर से आपको वही करना है जो आपने अभी तुरंत पहले किया है। तो सेम वही करेंगे हम यहाँ पर। इसमें नॉन डायगोनल लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो नॉन डायगोनल लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, 2 है, जिसकी वैल्यू क्या है A12 और A21। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 2 है। और साथ ही साथ जो इक्वल किस किस की वैल्यू है, A11 और A22 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है। अब वही निकालेंगे 10 to अल्फा 2A12 हो जाएगा इसकी वैल्यू के लिए अपॉन A11 माइनस A22। A12 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 2 2 4 और 3 - 3 करेंगे तो 0, और जब 4 में 0 का डिवाइड देंगे तो इन्फिनिटी। और सेम उसी प्रोसेस से जो हमारा अल्फा है वो कितना आ जाएगा π/4। अब हम एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, जैसे हमने पीछे T1 डिफाइन किया था, इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। तो द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स T2 इज गिवन बाई T2। अब किस तरीके से डिफाइन किया है हमने, क्योंकि हमें यहाँ पर A12 A21 और जो वो वाले टर्म्स दे रखे थे उन्हीं की जगह पे वैल्यू पुट करी है, और उस वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, उनकी वैल्यू दे रखी थी, तो उसके लिए हमने स्टेप से वैल्यू पुट करी थी। और यहाँ पर आपको इनकी वैल्यू दे रखी है A11 A12 A21 और A22 की, तो उसी की जगह पे हम ये बनाएंगे। तो यहाँ पर तो बनाएगा,
और बाकी जगह 0 0 0 0 और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2 0 0 0 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ से इसका, वही जैसे हमने सेम वहाँ प्रोसेस किया था सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो जो T2 इनवर्स होता है वो हमारा T2 ट्रांसपोर्ट के इक्वल होता है, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में एक्सचेंज कर देंगे, तो ये फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगी। अब वही B2 क्या होता है, B2 हमारा हो जाएगा T2 इनवर्स B1 T2। तो T2 इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इसको पुट कर देंगे। B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 2 0 2 3 0 और 0 0 -1, और जो T2 की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, और इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 0 0 0 1 0 और 0 0 -1। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या है, हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या है, 0 हैं। तो हम बोल सकते हैं ये वाली हमें क्या मिल गई, एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल गई, तो इसको हम यहीं तक छोड़ सकते हैं। तब हम बोलेंगे कि जो हमारे आइगन वैल्यू हैं ए के, जो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या है, इन वाले टर्म्स को लिख लेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट है 5 1 एंड -1, ये क्या हो गई, हमारी आइगन वैल्यू हो गई। और जब हम इनके कोरेस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, T इक्वल क्या हो जाएगा आपका T1 T2, तो T1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है एंड T2 की वैल्यू ये हो गई, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/2 -1/2 -1/√2 1/√2 1/√2 0 1/2 -1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकल कर आ गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन है, ऑब्टेन द चेबीशेव पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू द फंक्शन f(x) इक्वल x³ ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। तो हमें इस फंक्शन f(x) इक्वल x³ के लिए चेबीशेव पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और ये जो है ये हमारे सेकंड डिग्री का है। तो इसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब यहाँ पर इस सेकंड डिग्री दे रखा है, तो इसके लिए हम एक पॉलिनोमियल लेट करेंगे। वो क्या करेंगे, P2x इक्वल C0 प्लस C1x प्लस C2x²। अगर हमारे यहाँ पर लीनियर होता, फर्स्ट डिग्री होता, तो हम क्या मानते हैं यहाँ पर C0 प्लस C1x। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, सेकंड डिग्री है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, P2x इक्वल C0 प्लस C1x प्लस C2x²। बी द रिक्वायर्ड चेबीशेव पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया है। अब लेट कर लिया है यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल की जो हमारा C0 है, C1 है और C2 की वैल्यू एंड में फाइंड करके लानी है, और जब हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम साइलन x निकालते हैं, और साइलन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास f(x) माइनस P2x। जैसे यहाँ पर जो वाला हमारा पोलिनोमियल होगा उसको फंक्शन में से माइनस करते हैं। तो जो फंक्शन है हमारा f(x) है उसकी वैल्यू क्या है, x³, और जो हमारा P2x है वो क्या है, C0 माइनस, क्योंकि माइनस का साइन आएगा, हमारा होता है f(x) माइनस P2x। तो यहाँ पर माइनस का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -C1x माइनस C2x²। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x²। इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -C1, और इसका जब करेंगे तो 2C2x। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा एक इंटरवल है 0,1 के बीच में, और ये सेकंड डिग्री का है, तो हम क्या मानेंगे, x0 इक्वल 0, x1 इक्वल अल्फा, x2 इक्वल बीटा और x3 इक्वल 1। तो x0 और x3 तो हमारे जो इंटरवल हैं वही पॉइंट मानते हैं, ये वाले। अब जैसे x0 तो हम ये वाला मानेंगे, और जो लास्ट टर्म है हम
ये वाला मानेंगे। अब यहाँ पर हमारे क्या था, सेकंड डिग्री था, तो x1 और x2 की वैल्यू अल्फा और बीटा लेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पर क्या होता, लीनियर होता, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक x1 ही लेना पड़ता, जो क्या हो जाता हमारा अल्फा, और फिर हमारा x2 क्या हो जाता 1। लेकिन यहाँ पर हमारा सेकंड डिग्री है तो हम 2 लेके चलेंगे, एक x1 इक्वल अल्फा और एक x2 इक्वल बीटा, और एक x3 हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यूजिंग चेबीशेव इक्वी ऑसिलेशन थ्योरम वी गेट, तो हमें इस थ्योरम से हमारे पास क्या मिलता है, एक थ्योरम होती है हमारे पास। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइलन 0 प्लस साइलन अल्फा इक्वल 0 रखते हैं, साइलन अल्फा प्लस साइलन बीटा इक्वल 0, यानी कि एक बार में तो ये वाला साइलन 0 और साइलन अल्फा, ठीक है, प्लस करेंगे 0 में पुट करेंगे, फिर एक बार में साइलन अल्फा प्लस साइलन बीटा इक्वल 0, फिर अगली बार हम क्या करेंगे, साइलन बीटा प्लस साइलन 1 इक्वल 0। तो ये तीन इक्वेशन बनेंगी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तीनों इक्वेशन को मिलाकर एक। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा ये जो साइलन डैश निकल कर आया डिफरेंशिएशन x, तो यहाँ पर साइलन डैश अल्फा पॉइंट पर और साइलन डैश बीटा पॉइंट पर हम इसे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो द इक्वेशन फर्स्ट गिव, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें क्या देती है, ये वाली इक्वेशन, हम यहाँ पर जो हमारी सारी वैल्यू है उनको पुट कर देते हैं। साइलन 0 की वैल्यू क्या है, इस वाली फंक्शन में, ये वाला जो फंक्शन है, ये साइलन x है, तो हमें साइलन 0 की वैल्यू निकालनी है। तो साइलन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो अब हमारे क्या हो जाएगा -c0, प्लस हमें क्या करना है, साइलन 0 प्लस करना है साइलन अल्फा। तो साइलन अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर अल्फा पुट करेंगे। तो इन दोनों को जब प्लस करके 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी c2 अल्फा स्क्वायर प्लस c1 अल्फा प्लस 2c नॉट माइनस अल्फा क्यू इक्वल 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब वही यहाँ से हमारी जो सेकंड है, इसमें साइलन अल्फा प्लस साइलन बीटा इक्वल 0, तो उस इक्वेशन में साइलन अल्फा पुट करेंगे और फिर हम x की जगह बीटा पुट करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, c2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस c1 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c नॉट माइनस अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू इक्वल 0। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा साइलन x है वहाँ पर x की जगह बीटा पुट करेंगे और जो हमारा x है उसकी जगह 1 पुट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, c2 बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस c1 बीटा प्लस 1 प्लस 2c नॉट माइनस 1 माइनस बीटा क्यू इक्वल 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें इन तीनों, जो हमारी ये तीनों इक्वेशन है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इनकी हेल्प से हम c1 c2 एंड जो हमारी c3 है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो अब ये जो हमारी तीनों इक्वेशन है इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, यहाँ से देखिए ये वाली इक्वेशन थी, ये दोनों इक्वेशन ले ली सबसे पहले और इसमें से इसे माइनस कर दिया। तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो c2 अल्फा स्क्वायर से c2 अल्फा स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, c2 बीटा स्क्वायर, तो c2 बीटा स्क्वायर। फिर हम माइनस करेंगे तो c1 अल्फा से c1 अल्फा कट हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस c1 बीटा, तो ये c1 बीटा हो गया। फिर हमारा इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही माइनस अल्फा क्यू से जब ये प्लस का साइन हो जाएगा अल्फा क्यू, तो ये कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस की बीटा क्यू, तो ये हो जाएगा इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा c2 बीटा प्लस c1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। तो एक तो हमारी इन दोनों को सॉल्व करके आ गई। अब अगली इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाली, और एक हमारी ये वाली इक्वेशन है, इस बार अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इनको जब हम माइनस करेंगे इसमें से इसे, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ पर है हमारा प्लस बीटा स्क्वायर, तो इससे हमारा बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से माइनस करके देखना। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा c2 अल्फा स्क्वायर माइनस
1, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि इसमें से हम इससे माइनस कर रहे हैं। फिर इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा C1 अल्फा, बीटा से बीटा कट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा -1, तो C1 अल्फा -1। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और माइनस बीटा क्यू से बीटा क्यू कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस अल्फा क्यू और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +1, तो माइनस अल्फा क्यू +1 ये हमारा हो गया, इसको इक्वल 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा C2 अल्फा -1, क्योंकि ये A² - B² के फॉर्म में है, तो A² - B² का फॉर्म क्या होता है, A - B और A+B। तो स्टेप से इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा -1 और अल्फा +1 और यहाँ पर है ये हमारा C1 अल्फा -1 माइनस। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, फिर हमारे ये फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा क्यू -1 का, AQ - BQ का, तो उसको हम खोल देंगे A - B, A² + B² + AB, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा -1 कॉमन निकाल लेते हैं और इसको हम 0 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, C2 अल्फा +1 + C1, यहाँ पर अल्फा -1 तो 0 की तरफ चला गया और यहाँ बचेगा माइनस, ये भी 0 की तरफ चला गया और ये बचेगा अल्फा² + 1 + अल्फा इक्वल 0, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ये वाली, और एक आपके पास ये वाली हो गई। अब इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आप इन तीनों इक्वेशन को किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते थे जिससे आपको ये इजी लगे, तो सॉल्व करके देखना आप, अगर किसी अलग टाइप से इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सॉल्व कर दी है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये वाली जो C2 बीटा + C1 - बीटा² = 0 है, ये वाली इक्वेशन है, और एक ये वाली इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में से मैं इस वाली इक्वेशन को माइनस करूंगी, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो C2 अल्फा +1 माइनस बीटा हो जाएगा ये, फिर हमारा C1 से C1 कट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -अल्फा² + 1 + अल्फा, और यहाँ पर साइन चेंज होके +बीटा² हो जाएगा एंड जब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -बीटा² = 0। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अब, C2 की। तो C2 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 + अल्फा प्लस ये वाला देखिए इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 + अल्फा + अल्फा² - बीटा², और ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला टर्म ये हो जाएगा 1 + अल्फा - बीटा। ये हमारी वैल्यू हो गई C2 की। तो अब C2 की निकल आई, तो C2 के निकलने के बाद तो आप C1 और C0 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस वाली वैल्यू में आप C2 की वैल्यू पुट कर देना, तो आपको C1 की वैल्यू C1 की वैल्यू मिल जाएगी। C2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो C1 की वैल्यू आपके पास आएगी बीटा² + अल्फा बीटा, बीटा - अल्फा - बीटा, 1 + अल्फा / 1 + अल्फा - बीटा। ऐसे ही सेम हम प्रोसेस करेंगे C0 के लिए। तो C0 के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप इस वाली इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देना, तो सॉल्व करने के बाद जो C0 की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, अल्फा 1 - बीटा, बीटा - अल्फा / 2 1 + अल्फा - बीटा। तो ये वाली हमारी क्या हो गई, C0, C1 और C2 की वैल्यू। और अभी हमें जो हमारी इक्वेशन है साइलेंट डैश अल्फा = 0 और साइलेंट डैश बीटा = 0, उनसे हम अल्फा और बीटा, ये सब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन टाइप है, बस आपको सॉल्व थोड़ा करना है, इन सभी की वैल्यू निकालनी है, और तो ये आसान है, इजी है। तो यहाँ से हमारा साइलेंट डैश अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो हमारा साइलेंट डैश x था उसकी जगह हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, अल्फा, तो हमारी एक इक्वेशन बन गई। और जो हमारा साइलेंट वही था साइलेंट डैश x, उसकी जगह अगर हम बीटा पुट करते हैं तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी =0। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम C1 और C2 की हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करने के बाद C2 कॉमन लेने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो C1 और C2 की वैल्यू आ जाएंगी, वो क्या आ जाएंगी, आसान है इनको सॉल्व करना, आप खुद से ट्राई करना, बहुत ईजी है। बस माइनस करके C1 कट हो जाएगा एंड C2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू पुट करने के बाद हमें C1 की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी C1 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी,
तो C2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2 अल्फा प्लस बीटा, और जो हमारी C1 की वैल्यू है वो आ जाएगी -3 अल्फा बीटा। तो ये वाली भी हमारी C2 की वैल्यू आ गई 3/2 अल्फा प्लस बीटा, और जो हमने अभी पीछे निकाली थी C0, C1 और C2 की वैल्यू, वो भी उसमें भी हमारी C2 की वैल्यू है। तो उन दोनों C2 की वैल्यू को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो जब इक्वल पुट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी 3/2 अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली हमारी क्या वैल्यू है देखिए पीछे, ये एक और है हमारे पास C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू हम ले रहे हैं पहले, तो C2 की वैल्यू इन दोनों की इक्वल पुट कर देंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर देखिए हमने दोनों C2 की वैल्यू को इक्वल कर दिया है, तो 3/2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा माइनस 3 बीटा स्क्वायर। इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इससे। अब हम 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक साइड ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल 2। इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करते हैं, अब जो हमारे पास जो C1 की दोनों वैल्यू आई हैं उनको इक्वलेट कर देते हैं। तो C1 की एक वैल्यू हमारे पास -3 अल्फा बीटा, और एक वैल्यू हमारे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो ये दोनों हमारी जो C1 की वैल्यू है इनको जब हम इक्वलेट करके सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप बीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो बीटा कॉमन लेंगे तो इस बीटा से काट देंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा -3 अल्फा इक्वल, एक बीटा कट हो गया है कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ से वही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी -3 अल्फा, यहाँ से देखिए -3 अल्फा -3 अल्फा स्क्वायर, फिर हमारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 अल्फा बीटा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस का, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर -1 माइनस अल्फा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो यहाँ से देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया है, सेट ट्रांसफ़र कर दिए हैं ये वैल्यू। तो हमारी जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा 1 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल 0। इसको हम मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब ये जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है और फिफ्थ इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा और बीटा की। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम बीटा को एलिमिनेट कर दें या फिर हम अल्फा को एलिमिनेट कर दें। तो हम करते हैं बीटा को एलिमिनेट। तो यहाँ से सबसे पहले बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से हम इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो इजी आप खुद भी कर सकते हो, बट एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी ये वाली हम इस साइड भेज देंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, और फिर ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा। और जब हम यहाँ से इस माइनस के साइन को ख़त्म करेंगे तो हम बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं फिर वो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इस बीटा की वैल्यू को जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं, ये वाली फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर अल्फा है, ये हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर है, और यहाँ 3 बीटा की जगह जो वैल्यू निकल कर आई है वो पुट कर दी। ऐसे ही जो बीटा स्क्वायर है यहाँ पर बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया इक्वल 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा पहले देखते हैं। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 2 अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम लेने के बाद, इसे पूरा सॉल्व करेंगे। इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आप देख लो। इस तरीके से कॉमन वगैरह लेने के बाद इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 अल्फा क्यू माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल 0। तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 5 अल्फा
प्लस 1 इक्वल 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमने सॉल्व कर लिया 4th एंड 5th, ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई, अल्फा कॉमन ले ली एंड जब इसको फैक्टर में काटेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा -1 4 अल्फा -1। तो जो अल्फा की वैल्यू है ना तो वो 0 हो सकती और ना ही अल्फा इक्वल 1 हो सकती, इंटरवल के अंदर 0,1 नहीं हो सकती, क्योंकि अल्फा हमने क्या लिया है, ये 0 तो हमारी x0 की वैल्यू हो गई और ये हमारी क्या हो गई x3 की वैल्यू हो गई। तो अल्फा ना तो हमारी 0 हो सकती और ना ही हमारी 1 हो सकती। तो अल्फा की वैल्यू इस टर्म से निकालेंगे तो 4 अल्फा -1 इक्वल 0 पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो अल्फा की वैल्यू जब हमारी 1/4 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1/4, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो जब इस वाली में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी बीटा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4 पुट करने के बाद अल्फा की वैल्यू 5th इक्वेशन में। फिर ये जो हमारी बीटा और अल्फा की वैल्यू आई है इन दोनों को हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारी C0 C1 और C2 की वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे। तो जब अल्फा बीटा की वैल्यू हम C0 C1 और C2 में पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। देखिए कौन सी इक्वेशन में हमने पुट करी है ये तीनों वैल्यू अल्फा बीटा की। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ से C2 और C1 की तो वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से आपको C1 और C2 की वैल्यू निकल जाएगी, और जो C0 की वैल्यू है उसमें वो आप कहाँ से निकालोगे, C0 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल लेना यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद। और आप यहाँ से भी C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बड़ा होता, नहीं तो सेम वैल्यू आएंगी आपकी यहाँ से भी। तो इस तरीके से आप C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेना। तो हमारा जो अब पोलिनोमियल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारी C0 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई है 1/32, C1 की वैल्यू है -9/16 एंड C2 की वैल्यू जो है वो है 3/2। तो जो हमारा पोलिनोमियल था, जो हमने माना था P2x, क्या माना था हमने, P2x माना था C0 माइनस का C1x, सॉरी प्लस का C1x और प्लस का C2x²। तो यहाँ पर जब हम C0 C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/32 48x² माइनस के 18x + 1। तो ये हमारे क्या आ गया रिक्वायर्ड सेकेंड डिग्री चेबीशेव पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू x³ ऑन इंटरवल, हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल 0,1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है हमारा, यूज रुंजे-कुट्टा मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन dy/dx इक्वल 1 + y² for x = 0.2 to x = 0.6 with h = 0.2 given the inertially at x = 0, y = 0। तो ये हमारा 4th ऑर्डर का है। आरके मेथड जो है, रुंजे-कुट्टा मेथड को हम आरके मेथड के नाम से भी जानते हैं। और 4th ऑर्डर का किस स्टेप से आता है, जब आपको इनर्शियल एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रखी होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक बार मेथड देख लीजिए आप इसका, फिर हम आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जब हमारा 4th ऑर्डर होता है तो वहाँ पर हमें इनर्शियल वैल्यू कंडीशन दे रखी होती है, जैसे y(x0 = y0), यानी कि जब हमारा x(x0) है तो y हमारा y0 है, और जो dy/dx है वो fx, y के इक्वल है। और तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले k1 निकालते हैं एंड जो k1 की वैल्यू है वो है हमारे पास h f xn, yn, ठीक है। और यहाँ पर जो h है वो क्या है हमारा इंक्रीमेंट है। k2 की वैल्यू हम निकालते हैं h f xn + h/2, yn + k1/2। k3 की वैल्यू हम निकालते हैं h f xn + h/2, yn + k2/2। एंड जो k4 की वैल्यू हम निकालते हैं वो निकालते हैं h f xn + h, yn + k3। अब जब हमारे पास k1 k2 एंड k3 एंड k4 की जब चारों वैल्यू आ जाती हैं तब हम क्या निकालते हैं, डेल y निकालते हैं। एंड डेल y इक्वल क्या होता है, देखिए तो डेल y होता है हमारा, डेल y इक्वल 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। एंड जो फिर हम क्या निकालते हैं, yn + 1 निकालते हैं, जो हमारा इक्वल होता है yn + डेल y के। डेल y क्या है हमारी, जो ये
वैल्यू निकली है। अब देखिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई है, K1 K2 एंड K3 K4 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम डेल y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी dy/dx है 1+y², जो कि हमारा f(x, y) के इक्वल है। और हमें इनर्शियल वैल्यू कितनी दे रखी है, x0 की वैल्यू दे रखी है 0। ये जो हमारी इनर्शियल वैल्यू होती हैं, इसको हम x0 और y0 मान लेते हैं। x0 की वैल्यू है 0 और y0 की वैल्यू आपके पास 0। h की वैल्यू जो आपका इंक्रीमेंट है वो कितना है, 0.2। यानी कि हमारा क्या कह रहा है, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि x हमारा 0 था, फिर ये बढ़ के इंक्रीमेंट इसका कितना हो रहा है, 0.2 से हो रहा है। एंड ये जो 0.2 से वैल्यू कहाँ तक जा रही है, x की 0.6 तक, कि मतलब पहली बार 0 था x0 की वैल्यू, फिर आपकी x1 की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, 0 में 0.2 बढ़ गया तो 0.2 हो गया। x2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 0.2 में आपका x2 इक्वल हम किस तरीके से लिखते हैं, x1 प्लस h। तो यानी कि 0.2 में आपका फिर से 0.2 बढ़ गया तो ये 0.4। एंड जो x3 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.6। ठीक है, क्योंकि 0.4 में 0.2 बढ़ेगा तो 0.6, यानी कि 0.2 से ये हमारा क्या बढ़ रहा है, 0.6 तक बढ़ रहा है। तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू हो गई। अब हमें y1 y2 एंड y3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम y1 y2 एंड y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं y1 की वैल्यू। तो हमारे y1 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले K1 K2 K3 K4 की वैल्यू निकालेंगे। तो K1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, h(f(x0, y0) कैसे हो गई, क्योंकि हमारा K1 का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास, h(f(xn, yn। तो n की जगह हम क्या पुट कर देते हैं ये निकालने के लिए, n इक्वल 0। ठीक है, क्योंकि हमें x0 और y0 की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले केवल की वैल्यू हम निकालेंगे इस तरीके से। तो h(f(x0, y0), h की वैल्यू कितनी है आपके पास, h की वैल्यू है 0.2, फंक्शन x0 की वैल्यू है 0 और y0 की वैल्यू है 0। तो जब आप x और y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0,0 इस वाली इक्वेशन में f(x, y) की जगह तो 1 है, और y² की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, 1। तो यही किया है 0.2, 1 + 0 का स्क्वायर, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो K1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.2। अब हम निकालते हैं K2 की वैल्यू। K2 इक्वल आपका होता है HF, फिर होता है xn + h/2। आप n की जगह यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं अभी, 0, तो x0 + h/2, y0 + K1/2। तो h की वैल्यू हो गई 0.2, f(x0) की वैल्यू कितनी है, x0 की वैल्यू आपके पास 0 प्लस h की वैल्यू है 0.2/2, y0 की वैल्यू है 0 और K1 की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है 0.2। ये हो जाएगा /2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 और 0.2। तो x की जगह पुट करेंगे 0.2 और y की जगह पुट करेंगे 0.2। तो 1 + y² में जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 0.1 का होल स्क्वायर। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 0.202। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, K2 की। फिर हम निकालते हैं K3 की वैल्यू। K3 इक्वल होता है HF(x0 + h/2, y0 + K2/2। तो h की वैल्यू क्या है, 0.2, f(x0) की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, और h की वैल्यू क्या है, 0.2/2। तो ये हो जाएगा 0.2/2। y0 की वैल्यू तो 0 है और K2 की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 0.202/2। तो इससे जब हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.101। तो वही हम y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में, 1 + y²। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। तो यहाँ से ये हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2020402। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0.20204 यहाँ तक लिख सकते हैं इसे। फिर हम निकालेंगे K4 की वैल्यू। K4 इक्वल होता है आपका HF(x0 + h, y0 + K3। तो h की वैल्यू है 0.2, f इसको जब हम करेंगे तो 0.2, और y0 की वैल्यू 0 है एंड K3 की वैल्यू है 0.20204। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2, 1 + 0.204 का होल स्क्वायर। एंड ये हमने सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1.04082 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.208164। तो इसमें सिंपली आपके पास कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और तो आपका आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता है। बस थोड़ा K1 K2 K3 K4 की वैल्यू आपको याद रखनी है क्या होता है फॉर्मूला, फिर तो ये आसानी से आपका निकलता जाता है। फिर हम निकालेंगे डेल वाई होता है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो यहाँ पर हम K1 K2 K3 और K4 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी डेल वाई की। ये आपकी डेल वाई की वैल्यू निकल कर आ गई है। ये क्या है 0.20271, ये डेल वाई की वैल्यू है। तो x1 क्या है x0 प्लस h, तो x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू 0.2, तो x1 की वैल्यू कितनी है 0.2। तो x जो हमारी y की वैल्यू है 0.2 पर वो क्या हो जाएगी हमारी क्या होती है फॉर्मूला y0 प्लस डेल वाई। तो y0 की वैल्यू 0 और डेल वाई की वैल्यू क्या है 0.20271। तो जो आपकी x इक्वल जब आपका 0.2 है तो जो y की वैल्यू है वो क्या निकल कर आ गई है 0.20271। अब जैसे हमने सेम प्रोसेस ये किया है सेम हम 0.4 के लिए करेंगे। जब हमारा x की वैल्यू 0.4 है तो y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, सेम इसी तरीके से करेंगे जो हमने यहाँ किया था। K1 K2 K3 एंड K4 की वैल्यू निकालेंगे, सेम डेल वाई निकालेंगे एंड फिर हम इसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमें x1 की वैल्यू हमारे पास है ये 0.2 और जो हमारा y 0.2 है वो क्या है 0.20271। तो सेकंड इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे x पहले तो हमने यहाँ पर K1 इक्वल क्या लिया था HF x1, y1 x0, y0। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं सेकंड इंटरवल के लिए x1, y1। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.2 f x1 की वैल्यू है 0.2 और जो हमारी y1 की वैल्यू है वो कितनी है, ये आपकी y1 की वैल्यू है 0.20271। इसको जब हम करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.20822। ठीक है, आगे देखते हैं। अब K2 की वैल्यू निकालते हैं। K2 इक्वल हो जाएगा एच एफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस K1/2। तो जब x1 की वैल्यू क्या है 0.2 प्लस 0 h की वैल्यू है 0.2/2 और y1 की वैल्यू है 0.20271 प्लस इसकी वैल्यू है K1 की 0.20822/2। ये सिर्फ आपका इसके नीचे है, इसके नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2f 0.3 0.30682। जब एफ एक्स कॉमा वाई में एफ एक्स कॉमा वाई हमारा क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह वाई की जगह जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो K2 की वैल्यू है वो आपके पास आएगी 0.21883। अब हम निकालते हैं K3 की वैल्यू। तो K3 इक्वल होता है एच एफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस K2/2। तो वही हम पुट कर देंगे सब वैल्यू को, तो हमारे ये हो जाएगा 0.313 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.21948। ठीक है, वैसे आप से इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है ये पेपर में, सिर्फ आपके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटरवल के लिए आ जाता है और अगर ज़्यादा के लिए भी आ जाता है तो सेम इसी प्रोसेस से करना है। नहीं तो जैसे हमने सिर्फ x1 की वैल्यू निकाली है उस पर आपके y1 की वैल्यू पूछ ली जाती है, लेकिन हम यहाँ पर 3 इंटरवल हमसे पूछे गए हैं तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर ज़्यादा के लिए भी आ जाती है तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है और नहीं तो इजी है। K4 की वैल्यू होती है एच एफ x1 प्लस h y1 प्लस K3। तो जब हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.2, h की वैल्यू 0.2, y1 की वैल्यू हमारी 0.20271 और K3 की वैल्यू हमारी 0.21948। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.23565। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई K4 की। तो इस इंटरवल के लिए सेकंड इंटरवल के लिए हमारे पास K1, K2, K3 एंड K4 की वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं। अब हम निकालेंगे डेल वाई की वैल्यू।
तो डेल वाई होता है हमारा 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। तो इस इंटरवल के लिए जो हमारी k1 k2 k3 एंड k4 की वैल्यू है उसको पुट कर देंगे एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.220082। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो x2 की वैल्यू है वो होती है x1 + h। x1 की वैल्यू कितनी थी 0.2 एंड h की वैल्यू थी 0.2। ये हो जाएगा x2 की वैल्यू 0.4 और इस पे हमारी जब हमारी x2 की वैल्यू 0.4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y1 + डेल y। y1 की वैल्यू थी हमारे पास जो निकल कर आई है और डेल y इसमें इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.42279। ठीक है, अब हम डिटरमाइन करेंगे y 0.6 के लिए। ठीक है, जब x की वैल्यू 0.6 है तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो x2 की वैल्यू है वो क्या है 0.4 और जो y 0.4 है वहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू 0.42279। तो सेम जो प्रोसेस किया है सेम वही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस वैल्यू इनके लिए अलग अलग है और सभी सेम है। k1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देंगे तो h की वैल्यू 0.2 है, x2 की वैल्यू 0.4 है एंड y2 की वैल्यू हमारे पास 0.42279 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फंक्शन को तो हमारा जाएगा 0.23575। इसी तरीके से k2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इन सभी को सॉल्व करने के बाद k2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.25846। अब हम आगे निकालेंगे k3 एंड k4 की वैल्यू। k3 की वैल्यू हम निकालेंगे hf x2 + hy2, y2 + k/2। तो k3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.26095। फिर हम k4 की वैल्यू निकालेंगे तो hf x2 + h, y2 + k3। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.29350। तो डेल y की वैल्यू निकालेंगे। डेल y इक्वल होता है 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। तो इस जब हम k1 k2 k3 एंड k4 की वैल्यू पुट कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.26134। ठीक है, अब x3 इक्वल क्या होता है x2 + h। तो 0.4 + 0.2 इक्वल 0.6। y3 की वैल्यू y 0.6 की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 + डेल y। y2 की वैल्यू आपके पास थी 0.42279 एंड डेल y की वैल्यू है 0.26134। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आज हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.68413। कैलकुलेशन ज़्यादा है और बाकी इजी प्रोसेस है, ये एक ही इंटरवल के लिए आता है आपसे ज़्यादा। तो y 0.2 जब x की वैल्यू 0.2 थी तो y की वैल्यू हमारी निकल कर आई है 0.20271। जब x की वैल्यू 0.4 थी तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 0.42279 एंड जब x की वैल्यू 0.6 थी तो y की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी 0.68431। तो यह हमारा कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13th क्वेश्चन क्या है देखिए, यूज़ पिकार्ड्स मेथड टू अप्रोक्सीमेट y। यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करना है। व्हेन x = 0.1, x = 0.2, गिवन डेट y = 1 व्हेन x = 0 और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या है x + y। तो यहाँ तो हमें दे रखा है थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अगर नहीं दे रखा तो हम कब तक करते हैं, जब तक कि दो हमारे अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू इक्वल नहीं आ जाती है तब तक। अगर दे रखा होता है तो हम वहीं तक करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। द गिवन इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy/dx = fx, y = x + y। तो हमें क्या दे रखा है, dy/dx दे रखा है x + y के इक्वल है। ये हमारा फंक्शन x, y है। इनर्शियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर y0 की वैल्यू जो ये y दे रखी है इसको हम क्या मान लेते हैं y0 = 1 और जो हमारा x दे रखा है ये वाला इनर्शियल में इसे हम मान लेते हैं x0 = 0। ठीक है, तो ये हमने इनर्शियल वैल्यू मान ली, ये हमें दे रखा था वही लिख लिए, y0 और x0 की वैल्यू हो गई। तो हम लगाएंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। किस तरीके से लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर yn + 1 = yn = x0 x f x, yn.dx। तो हम फर्स्ट के लिए क्या ले लेंगे, n की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो n की वैल्यू 0 लेंगे तो y1 = y0 प्लस हमारा इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है x0 से x तक fx, y0 dx। ठीक है, अब फंक्शन में जहाँ हमारे पास x है
इस वाली वैल्यू में जहाँ हमारे पास x है वहाँ x रखेंगे और जहाँ हमारे पास y है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे y नॉट। तो जब x की जगह x पुट करेंगे तो x और y की जगह y नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई नॉट डी एक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए y नॉट की वैल्यू क्या है 1, वो पुट कर देंगे, प्लस x नॉट की वैल्यू है 0, तो लिमिट 0 से x तक के लिए हो जाएगी एंड x की जगह x आ जाएगा और y नॉट की वैल्यू हमारे पास 1, तो x प्लस 1 डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 का तो हो जाएगा x और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x से 0 लिमिट है तो y1 इक्वल हो जाएगा, जब लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब निकालते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए जो फॉर्मूला है उसमें n इक्वल 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा y2 इक्वल वाई नॉट प्लस, यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर y नॉट ही है, वाई नॉट प्लस, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो ये हो जाएगा वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से x लिमिट हो जाएगी एफ एक्स कॉमा वाई वन डॉट डी एक्स। तो फंक्शन में जहाँ x है वहाँ x पुट करेंगे और जहाँ y है वहाँ पर y1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y2 इक्वल वाई नॉट प्लस एक्स नॉट एक्स प्लस वाई वन डॉट डी एक्स। तो y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और y नॉट की भी वैल्यू पुट कर दी है, y नॉट की है 1 प्लस x नॉट की जगह 0 और x तक की लिमिट है, x की जगह x प्लस y1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, जो y1 की वैल्यू निकल कर आई थी हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट डी एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और x हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 का करते हैं तो x होता है और यहाँ पर 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 6, x से 0। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो थर्ड के लिए y3 इक्वल वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से x लिमिट है एफ एक्स कॉमा वाई टू डॉट डी एक्स हो जाएगा, वाई नॉट प्लस एक्स नॉट से x लिमिट है और उस फंक्शन में जहाँ पर हमारा y है हम y2 पुट कर देंगे तो फंक्शन है हमारा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई टू डॉट डी एक्स। यहाँ पर हम y2 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाली हमारी y2 की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 24, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो यही आ जाएगा, देखिए y3 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 1/24 x4। अब हमें किस पॉइंट पर चाहिए x इक्वल 0.1 पर, तो हम x इक्वल 0.1 पर वैल्यू पुट करेंगे। कहीं कहीं y1 की जगह आप ये भी लिखा जा सकता है, लिखा रहता है किसी किसी बुक में इस तरीके से, तो एक ही चीज़ है। तो y1 इक्वल, तो हमारी जो y1 की वैल्यू क्या आती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो जहाँ पर x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 0.1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 प्लस 1/2 0.1 का स्क्वायर। तो हमारे इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1.105। y2 की वैल्यू निकालेंगे तो y2 की वैल्यू में हम x की जगह 0.1 पुट कर देंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.11016। ऐसे ही हमारी जो y3 की वैल्यू थी उसमें हम x की जगह 0.1 पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1.11033। तो लगभग ये दोनों वैल्यू बराबर हैं और हमसे थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक ही पूछा है तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। अब हम x इक्वल 2 के लिए बताएंगे, तो जहाँ y1 में हमारी x था वहाँ पर 0.2 पुट कर देंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1.22। y2 के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ 0.2 पुट कर देंगे y2 की वैल्यू में, तो हमारा हो जाएगा 1.240167 एंड इसी तरीके से y3 निकाल लेंगे। y3 हो जाएगा हमारा, जो हमारी y3 की वैल्यू है वहाँ पर 0.2 पुट कर देंगे एंड ये हो जाएगा 1.24273, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन करके इसको लाते हैं। अगर आप कैलकुलेटर भी यूज़ करते हो तो अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले 14th क्वेश्चन, ये 13 था, 14 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सॉल्व द सिस्टम एक्स एच प्लस 1 माइनस एक्स एच प्लस 2 वाई एच प्लस 1 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी वाई एच प्लस 1 माइनस वाई एच माइनस 2 एक्स एच इक्वल 2 की पावर एच। तो ये हमारी दो डिफरेंस इक्वेशन दे रखी हैं, ये हमें सॉल्व करनी है और हमें आंसर लाना है। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे इसे हम, तो द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी रिटर्न एज, तो जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से ई माइनस इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ई माइनस 1 एक्स एच प्लस 2 ई वाई एच इक्वल 0। अब देखिए ये वाली इक्वेशन हमने इस तरीके से कैसे लिख दी। अब यहाँ पर एक्स एच प्लस 1 को हम किस तरीके, यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ आपको। एक्स एच प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ई की पावर, यहाँ पर इसको जब प्लस 1 इस टाइप से होता है तो हम ई हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इसको हम लिखते हैं ई की पावर 1 और ये हो गया एक्स एच, ये हमारा क्या है एक्स एच। और यहाँ पर सेम इसी तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं 2 ई की पावर 1 वाई एच इक्वल 0। यहाँ से हम एक्स एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा ई माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 ई वाई एच इक्वल 0। तो ये हो जाएगा हमारा, यही हमने यहाँ पर लिखा है ई माइनस 1 एक्स एच प्लस 2 ई वाई एच इक्वल 0। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन एंड ये हो गई फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेम इसी तरीके से हम इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे इस टाइप से, तो ये हमारी इस तरीके से लिख जाएगी, हमारी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इस वाली इक्वेशन में, अब देखिए मुझे वाई एच काटना है, तो इस वाली इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में तो मैं ई माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ई का, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा कट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई जब हम इसमें ई माइनस 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस 1 का स्क्वायर एक्स एच प्लस 2 ई माइनस 1 वाई एच इक्वल 0 एंड इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ई का, तो ये हो जाएगा माइनस 2.2 ई एक्स एच प्लस ई माइनस 1 2 ई वाई एच इक्वल 2h.2 ई। तो ये वाला हम जब माइनस करेंगे तो ये प्लस साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का हो जाएगा एंड ये माइनस का हो जाएगा, इससे हमारा कट हो जाएगा। एंड फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस 1 का स्क्वायर एक्स एच, ये प्लस का हो गया साइन चेंज होके, तो प्लस 4 ई एक्स एच, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 ई 2 पे एच। अब देखिए क्या किया है यहाँ पर हमने, ये हो गया, पहले तो ये लिख लिया है ई पे ई, ये तो सेम लिखा ही अभी मैंने आपको बताया है। इस वाली लाइन में हमने क्या किया है एक्स एच कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा ई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ई एक्स एच एंड ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 डॉट। अब ये देखिए ये वाली फॉर्म कैसे लिख दिया है, ई जब यहाँ से ई हटाया तो ये 2h प्लस 1, ठीक है, तो 2h प्लस 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं ई 2 पे h.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 2 पे h। जैसे हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन करते हैं उसी तरीके का है ये। फिर हमें ये पता है ये हमारी लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स एच की जगह एम एच पुट कर देंगे, तो जो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। आपने डिफरेंशिएशन इक्वेशन बुक में यही पढ़ा था, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, कि हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर जहाँ हमारा ई है वहाँ एम पुट कर देंगे एंड उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1, -1। तो ये जो आपके जो दो रूट निकले हैं ये आपके क्या है रियल एंड दोनों ही आपके क्या हैं इक्वल हैं। तो जब हमारे इक्वल रूट निकलते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है, CF निकालने का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो निकालने का आपका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए। तो यहाँ पर ये हमारा ये कैसे आ गया C1 प्लस C2H माइनस का 1H, क्योंकि जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है उसको निकालने के लिए हम अगर हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, C1 प्लस C2H M1 की पावर H। तो यहाँ पर M1 क्या निकल कर आया है हमारा रूट -1, तो हमारा ये हो गया -1 की पावर H, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा किस टाइप से निकलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए अगर b की पावर h फॉर्म में होता है क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, अगर 1/,
फाई साइलन डॉट बी की पावर एच है। तो इसको जब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं तो बी की पावर एच यहाँ पर 5b हो जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा ये ई है, जहाँ जहाँ हमारा ई है वहाँ हम क्या पुट कर देते हैं b। तो वही हमने किया है यहाँ पर। तो जहाँ -4 तो आगे आ गया, ये 2 की पावर h हो गया b की पावर h। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ e है वहाँ 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4/9.2h। तो जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5th इक्वेशन का उन दोनों पार्ट को सॉल्व कर देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाले को भी। तो हमारा ही हो जाएगा C1 + C2h माइनस की 1 की पावर h -4/9 2 की पावर h। तो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उससे हमने क्या कर लिया है, एक अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, y h की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 2yh + 1 = xh - xh + 1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पर xh की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, ये निकल कर आई है xh की। फिर xh + 1 की वैल्यू निकालेंगे तो xh + 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, xh में जहाँ जहाँ हमारा h है वहाँ हम h + 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2yh + 1 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तब हमारा निकल कर आएगा 2c1 + c2 + 2c2h -1 की पावर h + 4/n.2 की पावर h। और जो हमारी yh + 1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हम 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारी yh + 1 की वैल्यू आएगी c1 + 1/2 c2 + c2h, ये हो जाएगा -1 की पावर h + 2/9.2 की पावर h। अब ये हमारी yh + 1 की आई है वैल्यू, हमें yh की निकालनी है। तो yh की निकालने के लिए जहाँ जहाँ हमारा h है, यानी कि कहने का मतलब है h + 1 है तो वहाँ h पुट कर देंगे, h है तो वहाँ हम h- पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर h है तो h- पुट कर देंगे yh की वैल्यू के लिए। yh की वैल्यू हो जाएगी आपकी c1 + 1/2 c2 + c2h -1 -1 की पावर h -1 + 2/n.2 की पावर h -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा yh इक्वल -c1 + 1/2 c2 -c2h -1 की पावर h + 1/n.2h, ठीक है। तो ये आपकी yh की वैल्यू आ गई एंड हमने xh की भी वैल्यू निकाल ली है। तो ये हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नंबर 15 के हमारे 3 पार्ट हैं। पहला है μ² = 1 + δ² प्रूव करना है। सेकंड में हमें δ³ y 1/2 = y2 - 3y1 + 3y0 - y -1 प्रूव करना है। एंड थर्ड है हमारा, ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, BCD 1/a की वैल्यू हमें -1 की पावर क्यू 1/ABCD प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, μ² = 1 + δ²/4। तो ये इस फॉर्मूले को आप लर्न भी कर लेना। तो ये कैसे करेंगे, म्यू, तो जो म्यू है, म्यू क्या होता है हमारा, एवरेज डिफरेंस ऑपरेटर या मीन डिफरेंस ऑपरेटर होता है। एंड जो हमारे ये डेल्टा होता है, ये क्या होता है, डेल्टा इक्वल होता है हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। और जो ई है ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है। इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता रखा है, ये कौन से ऑपरेटर को क्या बोलते हैं एंड इनके बेस्ड कई सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की मैंने एक चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप जाकर देख लेना। न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से आपके ये सभी कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो म्यू की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 e की पावर 1/2 + e की पावर -1/2, ये हमारा म्यू का फॉर्मूला होता है। तो म्यू एफ जब हम लगा देंगे दोनों तरफ तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से μ² चाहिए। तो μ² एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 1/4 e की पावर 1/2 + e की पावर -1/2 का स्क्वायर एफ। एंड जब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, हम a + b के होल स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4ab,
तो यही हमने, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो हमारा निकल कर क्या आएगा, यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ये हो जाएगा, क्योंकि 4ab की वैल्यू क्या है, e की पावर 1/2 और b की वैल्यू e की पावर माइनस 1/2, तो ये आपस में कट हो जाएगा, तो ओनली 4 बचेगा हमारे पास। एंड यहाँ पर देखिए ये जो हमारी e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा स्क्वायर। ये सभी मैंने आपको बता रखा है। तो ये हो जाएगा 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 fx। अब 4 का यहाँ पर डिवाइड दे देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो म्यू स्क्वायर fx की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी, म्यू स्क्वायर fx की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4 fx एंड fx से fx कट हो जाएगा, तो जो म्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट है डेल्टा क्यू वाई की वाई 1/2 इक्वल y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस y माइनस 1। ये आपको प्रूव करके लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। तो डेल्टा क्यू वाई 1/2 हो जाएगा। एंड जो डेल्टा की वैल्यू होती है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का, क्या होता है, ये डेल्टा, ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, e की पावर माइनस के 1/2, e हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है। तो इसकी जगह हम इसे पुट कर देंगे, इसका q है तो हमारा इसका भी q हो जाएगा, एंड y की पावर 1/2, q खोलेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा q e की पावर माइनस 3/2। एंड y 1/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी e की पावर 1/2 y0, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि e की पावर n y0 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e की वाई n, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही लिख लिया है हमने स्टेप से यहाँ पर। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे -3/2 और हमारी ये पावर प्लस हो जाएगी, तो प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, -1। तो डेल्टा क्यू e की पावर -1 y0। डेल्टा का फॉर्मूला होता है, डेल्टा इक्वल होता है आपका e-1, क्योंकि e इक्वल 1 प्लस डेल्टा होता है, तो इसलिए डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो e-1 पुट कर देंगे। इसको जब फॉर्मूला को खोलेंगे a माइनस बी के होल क्यू को, तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी e की पावर q -1, एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3e स्क्वायर प्लस 3e, और ये हो जाएगा e की पावर -1 y0। अब e की पावर -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस e की पावर -1 माइनस 3 प्लस 3 y0। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही है, अब यहाँ पर आप 0 + 2 जितनी पावर होगी उसको यहाँ नीचे प्लस करते चलेंगे तो ये हो जाएगा y2, यहाँ पर -1 है तो y -1 हो जाएगा, एंड -3 e y0 हो जाएगा। तो यहाँ पर e y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी, तो -3y1, एंड ये हो जाएगा 3y0। तो यही हमें प्रूव करके लाना था, LHS इक्वल RHS। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा डेल क्यू बी सी डी 1/a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1/ABCD, ठीक है। ये यहाँ पर माइनस है, माइनस के 1/ABCD। तो ये किस स्टेप से निकालेंगे हम इसे, ये हमारा क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे पहले हम, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए x की वैल्यू A B C एंड D है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx कितना है हमारा, क्योंकि ये 1/a है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा fx है वो है 1/a 1/b 1/c 1/d। अब देखिए हम निकालेंगे डेल fx। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे इसमें से इसे, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस टाइप से टेबल हम निकालते हैं, इस वाले टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो 1/b माइनस 1/a हो जाएगा, एंड इसमें से इसे माइनस करेंगे तो b माइनस a हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 1/ab। नेक्स्ट हमारा अब b और c में लेंगे और इनको माइनस करने के बाद बीच में ही लिखना है। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे और डिवाइड क्या हो जाएगा, c/b, तो ये हो जाएगा 1/c माइनस 1/b अपॉन c माइनस b। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस के 1/bc। अब सेम इसमें भी यही करेंगे,
इसमें से इसे माइनस करेंगे 1/d माइनस 1/c, अपॉन में क्या हो जाएगा d माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 1/dc। तो इसमें तो ये वाली जो वैल्यू हो गई ये हमारी किसकी हो गई, डेल 1/a की, ये डेल 1/b की हो गई, ठीक है, और नीचे वाली डेल 1/c की हो गई। आगे ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ इसे। अब ये देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स कैसे निकालते हैं हम, इस वाले टर्म में से इसे माइनस करते हैं, फिर हम क्या करते हैं c माइनस ए, इस वाले में से फर्स्ट वाला, थर्ड वाले में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस करते हैं। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है अच्छे से, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से हम यहाँ से देखिए इसे कैसे करेंगे, इसमें से इसे माइनस अपॉन में c अपॉन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का माइनस तो कॉमन ले लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा 1/bc माइनस 1/ab अपॉन c माइनस a। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 1/-1 की पावर स्क्वायर 1/abc, तो इसका मतलब तो वही है 1/abc, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे एंड d माइनस b करेंगे, ठीक है, अपॉन में d माइनस b। तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद। अब अगली बार में हम क्या करेंगे, डेल क्यू एफ एक्स, ये आपकी जो वैल्यू हो गई ये हो गई डेल स्क्वायर 1/a की, एंड ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई डेल स्क्वायर 1/b की, एंड ये वाली अब हम डेल क्यू एफ एक्स निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे एंड अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा d माइनस ए, फोर्थ टर्म में से फर्स्ट टर्म। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा रह जाएगा माइनस की 1 की पावर क्यू 1/abcd। तो हमारी डेल क्यू bcd 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 1/q abcd, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस के abcd। तो यही हमें प्रूव करके लाना था, ये निकल गया है। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बनाई है, साथ ही साथ उसका फर्स्ट पार्ट भी कराया है, ये सेकंड पार्ट था। और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।